हेलो स्टूडेंट्स, सीए फाउंडेशन जनवरी 26 एग्ज़ाम के लिए अपन ये चैप्टर 13 सॉरी चैप्टर 13 का रिवीजन क्लास अपन ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो आपके लिए। इस चैप्टर में बहुत ही कम कुछ बातें हैं। छोटा चैप्टर है, मतलब आज की 1 घंटे की रिवीजन वीडियो में ये कवर हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर से एग्ज़ाम में अच्छे खासे 6-7 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आ जाते हैं हर बार। ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं, तो मैं इस वीडियो में लगभग सारी बातें कवर करने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहला थ्योरी क्वेश्चन है, एक बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। जो स्टेटिस्टिक्स होता है ना हमारा, क्योंकि चैप्टर का नाम है स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में जो स्टेटिस्टिक्स है ना, उसके नाम जो है अलग अलग कल्चर में या पुराने ज़माने में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। आज भी इनफैक्ट अलग अलग जगह पे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आता है, स्पेलिंग में फ़र्क आता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि लैटिन वर्ड क्या था। तो लैटिन वर्ड जो था स्टैटिस्टिक्स का, वो था स्टेटस। उसके बाद एग्ज़ाम में बोलेगा कि भैया इटालियन वर्ड क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा सर, इटालियन वर्ड जो है स्टेटिस्टा है। जर्मन वर्ड पूछा गया है आपसे, तो जर्मन वर्ड जो है ना, बस स्पेलिंग को ध्यान रखना, STI के। तो अगर आखिरी में के आ गया है तो ये है आपका जर्मन वर्ड। और एक है फ्रेंच वर्ड, वो है STIQUE। तो आखिरी में TIQUE आया है, स्टेटिस्टिक। तो यहाँ पर जो स्टेटिस्टिक है, यहाँ QUE जो आया है ना, ये ध्यान रखना, फ्रेंच वर्ड है। जर्मन वर्ड में के आएगा, इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा, लैटिन वर्ड स्टेटस। वैसे और भी अलग अलग कंट्रीज़ में या अलग अलग रीजन में होता होगा कुछ और नाम, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग कुछ, बट मेनली आपके ICAI के स्टडी मटेरियल में ये 4 दिए गए हैं। तो पक्की बात है कि इनमें से ही कुछ पूछा जाएगा कि भाई जर्मन वर्ड क्या है, 4 ऑप्शन में बताओ कौन सा सही है, फ्रेंच वर्ड या इटालियन वर्ड। ठीक है। दूसरा जो एक थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ बातें और आपके ICAI स्टडी मटेरियल में दी है, वो जस्ट मैं यहाँ पर अभी एक बार बोल देता हूँ तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे है, एक राजा हुआ करते थे, बहुत महान राजा थे हमारे, चंद्रगुप्त मौर्य। अब वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, उसके ज़माने में उनका एक ख़ास बंदा था, चाणक्य। मतलब ये चाणक्य कैरेक्टर तो मतलब मुझे ही लगता है कि कोई नहीं जानता होगा। उनका एक और नाम था कौटिल्य। तो ये वैसे तो बहुत सारे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये खुद अपने जिम्मे लेके रखे थे, बट उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एक काम था जो हमारे स्टेटस से रिलेटेड है। वो है कि वो पूरे अपने जो चंद्रगुप्त मौर्य का इतना बड़ा जो साम्राज्य था ना, वहाँ के पूरे पॉपुलेशन रिकॉर्ड, पूरे डेथ और बर्थ का रिकॉर्ड रखता था। पूरा एक ईयरली रजिस्टर मेंटेन करते थे वो, जिसमें पूरा इस साल पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक कहाँ कौन पैदा हुआ, कहाँ कौन मरा, वो सारा रिकॉर्ड रखते थे। और उस जो ईयरली रजिस्टर है उसका नाम था अर्थशास्त्र। तो ये जितनी बातें आप सुन रहे हैं, यहाँ से आपको अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के दे तो फट से आप आंसर टिक कर सकते हो। तो ये था अर्थशास्त्र। उसके बाद एक और बंदा था अकबर। उसके समय में एक बंदा हुआ करता था अबू फज़ल। वो अबू फज़ल जो थे, वो अकबर का जो पूरा साम्राज्य था, जहाँ तक वो उन्होंने फैला के रखा था अपना, जहाँ तक उन्होंने अकबर ने कब्जा करके रखा था, वहाँ तक का जो पूरा एग्रीकल्चरल रिकॉर्ड है, वो अबू फज़ल मेंटेन करते थे। क्योंकि भैया क्या है, उनको तो रिकॉर्ड इसलिए मेंटेन करना है ना कि भैया किसानों से फोर्सफुली, ताकत से, प्यार से, जैसा बात बन जाए, उनको क्या है, लगान वसूलना है। तो इसलिए एग्रीकल्चर रिकॉर्ड रखा जाता था उस समय भी। और उस जो ईयरली रजिस्टर था जिसमें रिकॉर्ड मेंटेन होता था,
उसको उस रिकॉर्ड का, उस रजिस्टर बुक का नाम था, रिकॉर्ड बुक का नाम था आईना ए अकबरी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम में अगर पूछा गया तो। एक और कल्चर, बहुत फेमस कल्चर है पूरे वर्ल्ड में, इजिप्ट। मिस्र के पिरामिड आपने सुना होगा, इजिप्ट कंट्री के बारे में सुना होगा। वहाँ फ़राओ हुआ करते थे, फ़ैरो, PHARAOH। तो ये फ़ैरो या फ़राओ जो होते थे ना, वो सेंसस रिकॉर्ड रखते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये छोटी मोटी कुछ बातें जो आपके सिलेबस में डाली गई है किताबों में, वो मैंने बता दिया। और यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए KBC कौन बनेगा करोड़पति टाइप का, तो बड़ा आसान है, आप तुरंत फटाक से जवाब दे सकते हैं अगर ये मेरी बात आज सुनी हुई है तो। और होपफुली अभी तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किताब से बाहर का कुछ जीके दे दिया जाए। वो जीके तो अनलिमिटेड है ना, जीके तो बहुत वाइड है, वो तो कांड से कि कहाँ ख़त्म होगा कहाँ शुरू होगा। अब आते हैं अपन बेसिकली स्टेटिस्टिक्स की बात में। तो स्टेटिस्टिक्स जो होता है ना, उसकी बहुत सारी अलग अलग स्टेटिशियन ने अपने अपने तरीके से डेफिनेशन दिया है। हालांकि हमारे ICAI के स्टडी मटेरियल में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अलग अलग स्टेटिशियन का नाम दे के बोला गया होगा कि बोला गया है कि इसका डेफिनेशन यह है, इसका यह है। तो एक कॉमन डेफिनेशन जो मैं आप लोगों के लिए समझा सकता हूँ, जो आप लोगों को बड़ा आसान लगेगा, वो ये है कि स्टेटिस्टिक्स में ना द कलेक्शन ऑफ डेटा से लेके द कंक्लूज़न ऑफ डेटा तक का जो पूरा कलेक्शन ऑफ डेटा से लेके कंक्लूज़न ऑफ डेटा, अब इसके बारे में, इसके अंदर के कंटेंट के बारे में हम बात करेंगे। कलेक्शन ऑफ डेटा से कंक्लूज़न ऑफ डेटा तक जो भी जितने भी स्टेप आते हैं, उस पूरे को हम बोलते हैं स्टेटिस्टिक्स। तो चलिए अब बात अपन चालू किए तो अपन कलेक्शन ऑफ डेटा से ही बात चालू करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ डेटा से ये बात चालू करते हैं अपन कि सबसे पहले डेटा को अपने को कलेक्ट करना है। अगर हमको कोई स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करना है तो सबसे पहले तो हमको डेटा को क्या करना है, कलेक्ट करना है। अब डेटा को अगर कलेक्ट करना है तो भाई पहले देखना पड़ेगा कि डेटा जो है वो किस टाइप का डेटा है, प्राइमरी डेटा है कि सेकेंडरी डेटा है। तो प्राइमरी डेटा किसको बोलते हैं सर, सेकेंडरी डेटा किसको बोलते हैं सर। तो प्राइमरी डेटा जो है ना, जो डेटा हम पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम कहीं से कॉपी नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी कहीं अवेलेबल नहीं है, ना किसी न्यूज़पेपर, किसी मैगज़ीन, किसी मीडिया, कहीं से भी अगर हमारे पास कोई ऐसा कोई डेटा जो है जो ऑलरेडी है और जिसको हम कॉपी कर रहे हैं वहाँ से, तो वो तो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। प्राइमरी मतलब फर्स्ट टाइम हम खुद अपनी एफर्ट से उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, अब कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा ने ऑलरेडी किसी ने उसको कलेक्ट किया हुआ है, हम उसको कॉपी कर रहे हैं, उसमें भले ही मॉडिफिकेशन करके उसको कुछ नया तरीके से और एनालिसिस कर रहे हैं, वो अलग बात है। बाकी सेकेंडरी डेटा मतलब ऑलरेडी पहले से किसी ने कलेक्ट किया हुआ है। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं कि जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो मैं चलो सेकेंडरी डेटा को पहले बात कर लेता हूँ कि सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मेथड्स ऑफ द कलेक्टिंग ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो भाई सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने का सबसे पहला तो सिंपल है, न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, वहाँ से आप कॉपी कर लो। इंटरनेट आज के डेट में बहुत बड़ा सोर्स है, वहाँ से आप गूगल, किसी सोशल मीडिया, किसी प्लेटफॉर्म से आप कहीं से भी वो डेटा अगर कॉपी कर सकते हैं तो कर लो। गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, प्राइवेट एजेंसीज़ हैं, लाइब्रेरी है, तो इस तरीके से डेटा जो है वो कहीं से भी निकाला जा सकता है। अब एक है मेथड ऑफ द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, तो ये इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो बस बड़े ध्यान से, बहुत आराम से, बहुत कूल हो करके आप कान में अपना ईयरफोन लगा लो अगर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है तो, और मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाओ। आंख बंद करके एक बार मेरी बातों को रिकॉल कर लेना, आंख बंद करके चुपचाप सो मत जाना, और ये बात सुन लोगे तो ये पूरा एक चैप्टर रिवीजन हो जाता है ओवरऑल। अब मेथड ऑफ द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा में ये है पहला इंटरव्यू मेथड। तो इंटरव्यू मेथड में उसके अंदर 3 तरीके से हम किसी डेटा को कलेक्ट करने के लिए लोगों का इंटरव्यू ले सकते हैं। पहला है पर्सनल इंटरव्यू मेथड। मैं जितने लोगों का डेटा इकट्ठा करना चाहता हूं उनको अपने सामने बिठा करके उनसे पर्सनल बात करके, फेस टू फेस बात करके मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, है ना। तो ये पर्सनल इंटरव्यू मेथड है। इसी स्टेप में मैं पूछूं अगर एग्जाम में आ जाए भी पर्सनल इंटरव्यू मेथड का एडवांटेज क्या है, 4 ऑप्शन देगा, या डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो साफ साफ दिख रहा है कि जो भी डेटा कलेक्ट होगा बहुत ही एक्यूरेट रहेगा,
सामने बंदे को बिठा के डेटा पूछा हूँ, डेटा गलत हो ही नहीं सकता पूरा, मतलब सामने से मैं सर्वे किया हूँ तो डेटा गलत नहीं हो सकता। ड्रॉबैक दिख रहा है कि भैया इसमें टाइम बहुत लग जाएगा, एक एक बंदे को अपन पूछते जाएँ, बैठा के बात करें, उससे 10 प्रकार का डेटा लें। दूसरा है इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। ये एग्जाम में आया हुआ है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड कब करना चाहिए। 4 ऑप्शन रहता है। सही लाइन ये है कि जब इन्फॉर्मेंट जो है, इन्फॉर्मेशन देने वाला है जो बंदा, वहाँ तक या तो डायरेक्ट पहुँचना, उस तक अप्रोच करना है तो पॉसिबल नहीं किसी कारण से, तब फिर हम इनडायरेक्ट इंटरव्यू करेंगे उसका, यानी वाया कोई और सोर्स हम उस तक पहुँचेंगे, मतलब उसको कांटेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि भैया डेटा, और या तो फिर उस जो बंदा जहाँ से हमको डेटा लेना है वहाँ तक हम डायरेक्ट अप्रोच करना ज़रूरत नहीं समझते हैं, किसी कारण से हमको ज़रूरत नहीं है कि मैं डायरेक्ट अप्रोच करूँ, मैं इनडायरेक्ट बात ही कर लूँगा तो हो जाएगा, शायद डायरेक्ट बात करने में कुछ परेशानी होगी, तो वहाँ इनडायरेक्ट इंटरव्यू ये ले सकते हैं। बताइए इस तरीके से अगर डेटा कलेक्ट करें तो काम थोड़ा फास्ट होगा, ऐसा लग रहा है सुनने में। ड्रॉबैक ये है कि भैया मैं जिस बंदे पे बिलीव करके, जिसको भरोसा करके मैं बोला कि भाई तू फलाना जगह का डेटा ले आना, वो लाया तो है, बट वो कितना एक्यूरेट है, कहीं ना कहीं मन में शंका, डाउट हो सकती है, क्योंकि जिस बंदे का डेटा इकट्ठा करना था मैंने उसको देखा तो है नहीं फेस टू फेस, इनडायरेक्टली मैंने किसी को, चलो फेस टू फेस देख भी लिया, फोटो देख लिया, तो फोटो से थोड़ी पता चलेगा कि वो क्या बोला है, सही बोला है कि नहीं, है ना। ऑडियो मंगा लो सर, वीडियो कॉल करा लो सर, ठीक है यार, बहुत रास्ते। अभी क्या होता है, ये जो बुक बना हुआ है ना, ये बहुत पुराने बने हुए, जब वीडियो कॉल वगैरह पॉसिबल नहीं था तब का लिखा हुआ टेक्स्ट है। तो लिटरली आप अपनी जगह सही है स्टूडेंट, कि आपके दिमाग में अगर इस टाइप की चीज़ें आएंगी तो कि हाँ सर ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन मैं हर चीज़ का जवाब है मेरे पास। अब ऐसा तो नहीं है कि पुराने ज़माने का लिखा हुआ चीज़ है तो अब सर अब तो ज़माना बदल गया, चेंज कर लो, वीडियो कॉल कर लेंगे। भैया जरूरत, भाई क्या पता वीडियो कॉल नहीं लग रहा है तब, नेटवर्किंग प्रॉब्लम तब, मतलब हर चीज़ का जवाब तो है ना अपने पास कि भैया अगर पॉसिबल नहीं तो डायरेक्ट, याद रखिए ना, डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड में पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तीसरा टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। हाँ टेलीफोन लगाना पॉसिबल है तो टेलीफोन लगा लो, पूछ लो। अब टेलीफोन में बात कौन कर रहा है, एग्जैक्ट वही आदमी बात कर रहा है कि उसका भाई बात कर रहा है कांड से, यहाँ भी वही एक अनसर्टेनिटी है कि भाई ये डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो 3 तरीके तो हो गए अपने पास, मेथड ऑफ द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। इसके अलावा एक है मेल क्वेश्चनरी मेथड। तो आज की डेट में जो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको हम बोल सकते हैं भी मेल क्वेश्चनरी मेथड। यानी क्वेश्चनरी मतलब हम एक फॉर्म टाइप का, एक गूगल फॉर्म टाइप बना दिए, कुछ भी एक डेटा हमको चाहिए और जितने लोगों से डेटा चाहिए उनको सर्कुलेट कर दिया ऑनलाइन कि भैया ये तुम डेटा फिल करके दो मेरे को। उसके बाद है एक ऑब्जर्वेशन मेथड। हाँ सर, कहीं पर ऐसा होता है कि कोई और सोर्स काम नहीं कर रहा है, जहाँ प्रैक्टिकली हमको ऑब्जर्व करके, खुद को ऑब्जर्व करके, मैं खुद गया, स्वयं गया, वहाँ कोई बताने वाला भी नहीं है, मैं खुद ही ऑब्जर्व किए जा रहा हूँ, हाँ ये ऐसा हो सकता है, हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, कोई बताने वाला नहीं है, तो ऑब्जर्व करके मैं जो डेटा रिपोर्टिंग तैयार करूँगा वो ऑब्जर्वेशन मेथड। एक है क्वेश्चनरीज फील्ड एंड सेंट बाय एनुमरेटर्स। एनुमरेटर का मतलब होता है पॉपुलेशन। तो ये पहले ये हो गया लिटरली, जो अपन पुराने ज़माने की बात करते थे ना कि एक फॉर्म भरे कागज़ में पूरा पूरा डिटेल, नाम, एड्रेस, फलाना या जो भी वो पूछ रहा है, और उसको फिर एनवलप में बंद करके वो फिर हम पोस्ट करें लेटर और वो पहुँचेगा उस तक 1 दिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद। तो इस तरीके से जो अपन डेटा भेजेंगे, तो जो डेटा कलेक्ट कर रहा है हमारा वो है आपका क्वेश्चनरीज फील्ड एंड सेंट बाय एनुमरेटर। ये हो गया आपका प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का खूब सारा तरीका। तो आपको एग्ज़ाम में इस बात के चांसेस हैं कि कोई केस देगा, बोलेगा इस पर्टिकुलर केस में डेटा कलेक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। जैसे एक बार आया हुआ क्वेश्चन है कि द फास्टेस्ट या क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा। तो मुझे लगता है सबसे फास्ट, सबसे क्विकेस्ट मेथड जो है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का, तो फ़ोन है कि सीधा फ़ोन घुमाओ। भाई मैं ट्रेन पकड़ के जाऊंगा, प्लेन पकड़ के वो आएगा, आने जाने में तो पता नहीं बहुत टाइम लग जाएगा, दिल्ली मुंबई में रहता है होगा। इनडायरेक्ट अप्रोच करूंगा तो मैं पहले किसी अदर बंदे को अप्रोच करूंगा, फिर वो उस तक जाएगा या वो किसी भी तरीके से अप्रोच करेगा, फिर वो उससे इन्फॉर्मेशन लेगा, फिर वो अपने पास, फिर मेरे पास फ़ोन करेगा। आप सारे मेथड्स को आप एनालिसिस करके देखो तो लगेगा नहीं सर टेलीफोन ही का सीधा फ़ोन कर लेते हैं ना, फ़ोन में बात कर लेते हैं, तो फास्टेस्ट जो मेथड है वो। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में थोड़ा एक वर्ड अपडेट कर देगा, द फास्टेस्ट या क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन, जैसे ही वर्ड लगाया ह्यूज पॉपुलेशन, मतलब समझ जाना
भाई 1,00,000-2,00,000 लोग को तो फ़ोन नहीं लगा सकते। नंबर है तो भी सोचो ना, एक एक जन से बात करने में कितना। तो उस समय जो है ना, अब इनडायरेक्ट पर्सनल भी पॉसिबल नहीं कि 1,00,000-2,00,000 लोग या तो मेरे पास आए या मैं लोगों तक जाऊं। और या फिर एक ये है कि आगे का देखो, ये डेटा जो प्राइमरी सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने की बात हो गई। अब इसके बाद जैसे ही आप डेटा कलेक्ट करते हो ना, तो तुरंत के तुरंत पहले तो आप कंफर्म कर लो कि डेटा सही है कि नहीं है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्क्रूटनी ऑफ डेटा। तो जो हम लोग क्वेश्चन बनाते थे ना, आपको पता होगा, याद होना चाहिए सबको, कि the average score of 20 student of a class was calculated as falana. Later on it was found that the score of a student was wrongly taken as something instead of something. तो फाइंड द करेक्ट मीन, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता। तो इसमें दिख रहा है ना कि भाई डेटा कहीं ना कहीं कुछ हमने पहले बार जो रिकॉर्ड किया वो गलत रिकॉर्ड कर लिया है। अब डेटा हमने अगर कहीं से भी गलत रिकॉर्ड कर लिया है तो जो ऑब्वियसली जो कैलकुलेशन करेंगे वो कैलकुलेशन कैसा आएगा, वो गलत ही आएगा। अब कैलकुलेशन जब गलत आएगा तो कैलकुलेशन जो है उसको सुधारना पड़ेगा। तो ये करेक्शन ऑफ डेटा हम लोग पढ़ते थे, याद करो, करेक्शन ऑफ मीन, करेक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो यही चीज़ तो है कि डेटा जैसे ही कलेक्ट करोगे पहले एक बार चेक कर लो भाई। बिना चेक किए आप सीधा कैलकुलेट कर दिए, फिर बाद में पता चलेगा कि एक डेटा गलत है या दो डेटा गलत है या ऐसा है या वैसा है, तो फिर करेक्शन करना पड़ेगा। तो बेहतर क्या होगा कि डेटा जो है आप उसको कलेक्ट कर लो, कलेक्ट करने के बाद उसको चेक कर लो सही है, इसको बोलते हैं स्क्रूटनी ऑफ डेटा। फिर जब डेटा आपने चेक भी कर लिया तो उसके बाद अब डेटा को ना सबसे पहले अच्छा है कि क्लासीफाई करो, कैटेगरी बना लो। तो जैसे बेसिकली जो 4 कैटेगरी बनाए गए हैं, वो पहला है जैसे क्रोनोलॉजिकल डेटा या टाइम सीरीज डेटा या टेम्परल डेटा। तीनों एक ही चीज़ का नाम है, टाइम पे बेस्ड है। क्रोनो का मतलब होता है टाइम, क्रोमो नहीं, क्रोमो नहीं, एम नहीं, क्रोमो में तो क्रोम का मतलब कलर होता है, क्रोनो। क्रोनोलॉजिकल डेटा टाइम पे बेस्ड है। या टेम्परल वर्ड से मतलब है टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब जो परमानेंट ना हो, जो समय के साथ बदले। एक तो एक कैटेगरी होता है। दूसरा होता है जोग्राफिकल डेटा। तो जो जोग्राफिकल डेटा है ना, ये जोग्राफी या प्लेस के हिसाब से उसको डिफाइन करते हैं, अलग अलग प्लेस के हिसाब से। तो जब भी हमारे डेटा में कुछ प्लेस की बात आएगी तो वो आपका जोग्राफिकल डेटा होगा। फिर उसके बाद क्वालिटेटिव डेटा। तो जो क्वालिटेटिव या क्वालिटी की बात करते हैं उसको अपन एट्रीब्यूट या ऑर्डिनल डेटा भी बोलते हैं। चौथा होता है क्वांटिटेटिव डेटा, यानी क्वांटिटी से हमको मतलब होता है, उसको कार्डिनल डेटा भी बोलते हैं। तो बेसिकली 4 कैटेगरी जो बनाएगा। इसके अलावा सर अब दुनिया भर के जो कैटेगरी है वो इन चारों में से ही किसी कैटेगरी में आएंगे। जैसे यू आर अ मेल, यू आर अ फीमेल, किसी क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उनको मेल फीमेल 2 कैटेगरी में बांट दें। तो सर मेल फीमेल जो है, मेल आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप इंडियन हैं, आप स्मोकर हैं, आप ड्रिंकर हैं मतलब एग्जाम्पल ऐसे किताब में रहते हैं। ये सब क्वालिटी की बात हो रही है, बैड क्वालिटी है कुछ, लेकिन क्वालिटेटिव डेटा के अंतर्गत आते हैं सब। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 4 बेसिक कैटेगरी बनाए गए हैं। उसके अलावा दुनिया में और भी जितने कैटेगरी रहेंगे पक्का इन चारों में से ही किसी कैटेगरी में डाला जाएगा उनको। तो ये कैटेगरी ध्यान रखिएगा कितने होते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर मैथमेटिकल टेबल की बात करें, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करें, तो डेटा को 2 और कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है फ्रीक्वेंसी डेटा और एक नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा। कई बार आपने देखा इन क्वेश्चन आते थे तो बोलते थे ना भैया इंडिविजुअल डेटा है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये डिस्क्रीट है, इसमें फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास इंटरवल है, इसमें ऐसा है वैसा। तो ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी एंड नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा। हाँ, इसमें एक मुख्य बात ज़रूर है, इंपॉर्टेंट बात, कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो 2 डेटा होते हैं ना, ऊपर जो 4 कैटेगरी मैंने बोला उसके बाद, कि जो 2 डेटा 2 टाइप के होते हैं ना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये फ्रीक्वेंसी ग्रुप वाले हो सकते हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी वाला भी हो सकता है, विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला भी हो सकता है। लेकिन सर आप खुद सोच के देखो ना, टाइम सीरीज डेटा और जोग्राफिकल डेटा तो हमेशा नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा ही होगा। टाइम कहाँ से रिपीट कर पाओगे यार? 2025 बाजू में फ्रीक्वेंसी लिख दूंगे 3 बार आएगा तुम्हारे जीवन में? अरे एक ही बार ले दे के झेला गया है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है जो है, सुख दुख प्लस माइनस तो हर साल लगा रहेगा।
किसी एक साल, कोई साल किसी के लिए बहुत लकी हो जाता है, वही साल किसी और के लिए बुरा होता है। तो ठीक है यार, है ना, क्योंकि अभी दोस्त, परिवार, स्टूडेंट जो हैं, अभी इस टाइप की बातें अक्सर सुनने को मिल जा रही है पिछले 1-2 दिन में, और आगे 1-2 दिन सुनते ही रहेंगे। अरे भाई 2025 में ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया। कोई बोल रहा है मेरे लिए बड़ा लकी रहा, कोई बोल रहा है भाई 2026 में तो पहले ही कैलेंडर में नींबू मिर्ची टांग दिया हूँ मैं। तो भाई तू कितना भी नींबू मिर्ची टांग ले, तेरे कर्म अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य में कुछ अच्छा ही होगा, ये उम्मीद बना के रखो। भगवान थोड़ी परीक्षा जरूर लेता है, बट कर्म बुरे हैं तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। फिलहाल अपन आगे बढ़े तो अगला है डेटा का प्रेजेंटेशन। जो हमारे पास डेटा कलेक्ट हुआ उसको प्रेजेंट करना है। बिकॉज ऑफ हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे लिए केवल थ्योरेटिकल बातें पढ़नी है। डेटा को प्रेजेंट करने के कई तरीके हैं। पहला है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल का मतलब होता है टेक्स्ट फॉर्म में। जैसे आप मेरे को मैसेज करेंगे, सर फलाना सेंटेंस 2-4-3-4 लाइन लिख करके मेरे को आप सेंटेंस भेजेंगे, तो उसको बोलते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। जैसे अपन सेंटेंस लिखते हैं ना, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज़ 50, आउट ऑफ 50-30 आर बॉयज़ एंड द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज़ आर इतना, द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स आर इतना। तो ये जो इस तरीके से जो सेंटेंस बना के कोई डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। और फिर टेबल बना के डेटा रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलते हैं टेबुलेशन या टेबुलर प्रेजेंटेशन। और तीसरा होता है फिर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो तीसरा डायग्राम बना के डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब डायग्राम कई प्रकार के होते हैं। एक होता है लाइन डायग्राम, एक होता है हिस्टोग्राम, एरिया डायग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट, स्क्वायर डायग्राम, रेक्टेंगल डायग्राम, क्यूब डायग्राम। ये मोटा मोटा एक बेसिकली जो नाम किताबों में मिलता है, मैंने पूरा बता दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊँ ना, तो ये देखा गया है कि ये जितने भी डायग्राम है ना, इन सब के डायमेंशन पूछे जाते हैं कि भैया ये लाइन डायग्राम कितने डायमेंशन वाला है। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, लाइन डायग्राम 1 डायमेंशनल है। हिस्टोग्राम या एरिया डायग्राम जो है वो 2 डायमेंशनल है। आपका जो बार डायग्राम है 1 डायमेंशनल है। पाई चार्ट आपका 2 डायमेंशनल माना जाता है। पाई चार्ट को सर्कुलर डायग्राम भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। स्क्वायर डायग्राम होता है 2D, रेक्टेंगुलर डायग्राम भी 2D, और क्यूब डायग्राम 3D होता है। ये बहुत पूछा गया है एग्ज़ाम में, मैं आप सबको ट्रेंड बता सकता हूँ। आगे देखते हैं इस बार एग्ज़ाम में क्या आता है। अब जैसे ही मैंने पढ़ाया आपको, तो एक छोटा सा पाई चार्ट बात निकली है, तो पाई चार्ट का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो पाई चार्ट का जो क्वेश्चन आता है ना, वो ऐसा आता है, सीधा सीधा आपको एक कोई जैसे एक टेबल दे देगा, डेटा देगा कुछ। जैसे मैं कमोडिटी लिख देता हूँ। जो कमोडिटी जो है ना, कमोडिटी यानी कुछ वस्तु आप मार्केट गए खरीदने के लिए, और उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस आपने किए, कुछ रुपया खर्च किया आपने। अब जब कुछ रुपया आपने खर्च किया, कुछ एक्सपेंसेस किए, तो कमोडिटी है ए बी। अब मैं कहाँ चावल दाल गेहूँ शक्कर लिखता रहूँगा, मैं ABCD लिख दिया सपोज, ई भी चलो है और ख़रीद लिया। अब इसमें मान लो आप खर्चा करते हो 100 रुपया, इसके पीछे खर्चा करते हो मतलब आप 200 रुपया, इसके पीछे खर्चा करते हो आप 150 रुपया, इसके लिए खर्चा करते हो 250 रुपया, इसके लिए आप खर्चा करते हो 50 रुपया। एग्जाम्पल है ये, ऐसे कुछ भी दे देगा। अब बोलेगा कि पाई चार्ट में सेंट्रल एंगल थीटा निकालो बोलेगा। तो भैया थीटा देख कर डरना मत कि वो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। अब पूरे टेबल का तो नहीं बोलेगा, वो किसी ए का या बी का या सी का या डी का या ई का, किसी एक का बोलेगा। तो मैं सबके निकाल के दिखा देता हूँ कैसे निकालना है। अब किताब वाले तो यहाँ भी फॉर्मूला बना के रखें कि भैया सेंट्रल एंगल थीटा इक्वल टू फलाना बाई ढिकाना इंटू। भाई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करो, पहले तो टोटल करो आप इसको। जब टोटल करोगे ना हमेशा, तो क्या मिलेगा देखो, ये 100 + 200 300, एक 400, 2 600, एक 750, 750 हुआ सर, ये 750 हुआ। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, चलो ठीक है 750 हुआ। अब सिंपल कॉमन सेंस की बात है कि जब हम पाई चार्ट मतलब ना बेटा पूरा सर्कल में अगर मैं बोलूँ कितना डिग्री होता है, तो आप बोलोगे सर 360, क्योंकि सेंटर यहाँ से स्टार्ट करोगे आप। तो अब यहाँ से इधर जाते रहो, एंगल बढ़ते आ रहा है, यहाँ तक पहुँच गया तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो 90 के बाद कितना हो गया टोटल, 180 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो आपका हो गया 270 डिग्री। और फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो टोटल हो गया 360 डिग्री। मतलब पूरा एक राउंड लगाए तो 360 डिग्री हुआ। तो इसी 360 डिग्री को ही तो हमको बांटना है कि कितना कितना पार्ट में क्या डिग्री आएगा। तो आप एक बहुत सिंपल सा, मैं ऐसा 1-2 बार और वीडियो में मेरे से आप सुने होंगे, मैं हमेशा बात बोलता हूँ कि आप ठीक है किताब पढ़ते हैं अच्छी बात है, बट बहुत बेसिक चीज़ों से हमेशा लगाव रखिए। बेसिक बात यह है कि अगर
बेसिक बात यह है कि अगर टोटल 750 रुपया इज़ इक्विवेलेंट टू टोटल 360 डिग्री, अगर पूरा 750 रुपया टोटल 360 डिग्री के बराबर है ना, तो 100 रुपया कितने के बराबर होगा? 100 रुपया कितने के बराबर होगा? तो ये बनेगा 360/750 इंटू 100। तो ये आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको एंगल मिल जाएगा, पहला वाला एंगल। तो ये 48 डिग्री कुछ आएगा, 48 डिग्री जैसे यहाँ पर आया। तो आप सारा ऐसे ही बना सकते हो। देखो 360/750 तो सब में आएगा ना, 360/750। अब ये इंटू 100 कर लो, ये 48 डिग्री कुछ आ रहा है। तो वैसे ही आप जब ये दूसरा करोगे 360/750 इंटू 200, तो ये भी आपको मिल जाएगा आई थिंक 96 डिग्री। तीसरा वैसे ही करोगे 360/750 इंटू 150, फिर अगला करोगे 360/750 इंटू 250, और लास्ट वैसे ही करोगे आप 360/750 इंटू 50, ये करोगे। तो इस तरीके से सारे एंगल आप निकाल सकते हो। एग्जाम में कोई एक पूछेगा, बोलेगा या तो कमोडिटी ए का निकालो या कमोडिटी बी का निकालो, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब आपको कई बार एग्जाम बोल देगा, बोलेगा लार्जेस्ट सेंट्रल एंगल निकालो, तो आप देख लेना भाई 250 सबसे बड़ा है तो उसका सेंट्रल एंगल सबसे बड़ा आएगा। बोलेगा स्मॉलेस्ट सेंट्रल एंगल निकालो, तो सबसे छोटा 50 रुपये है तो उसका सेंट्रल एंगल सबसे कम आएगा। कई बोलेगा लार्जेस्ट सेंट्रल एंगल और स्मॉलेस्ट सेंट्रल एंगल का डिफरेंस निकालो, तो दोनों को निकाल के इस तरीके से आप बना सकते हैं। पाई चार्ट के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, एग्जाम में पूरा पाई चार्ट डायग्राम नहीं बनाना होता है, बट इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बातें मैं कुछ और करूं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत हद इंपॉर्टेंट है, बट सारी बातें मैं आपके लिए कवर कर रहा हूं। तो एक ये है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक टाइटल ये बना हुआ हेडिंग। तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, उसमें पहला पॉइंट आता है कि हिस्टोग्राम जो होता है। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बनाने नहीं है आपको ग्राफ, आपको मैं कुछ ना मैं अभी बना के दूंगा, आपको बस सुनना है, ये बात समझनी। और एग्ज़ाम में जो बहुत आता है, हिस्टोग्राम या एरिया डायग्राम से क्या फाइंड कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ऑप्शन में रहेगा मीन, मीडियन, मॉड, ऐसा वैसा। तो एकदम रट डालो सर, बहुत आया एग्जाम में कि वी कैन फाइंड द मॉड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, वी कैन फाइंड द मॉड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हम हिस्टोग्राम की मदद से मॉड निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि उल्टा क्वेश्चन आता है, मॉड किसकी मदद से निकाल सकते हैं, हिस्टोग्राम की, लाइन डायग्राम की, पाई चार्ट की, ये की वो, ऐसा। दूसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एक क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी ग्राफ है उसको अगर ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो उसमें बहुत सारे साइड्स भी लेंगे, तो बहुत सारे साइड्स होते हैं तो उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। एक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, उसको ऑगिव भी कहते हैं, ये भी बहुत हद एग्जाम में आता है। ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है ना, ये नाम आपने बताओ कहाँ सुना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन निकालते समय कि मीडियन की, क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल की, मॉड की, क्या निकालते समय सुना है? तो आपने सर मीडियन निकालते समय भी सुना है, क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल निकालते भी सुना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको बनाना पड़ता था टेबल। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है ना, अगर उसी को हम ग्राफ में प्लॉट करें तो वो दो टाइप से मिल सकता है। उसको ऑगिव दो टाइप के होते हैं, एक होता है लेस देन टाइप और एक होता है मोर देन टाइप। जो नाम होता है ना लेस देन टाइप, वो लेस देन टाइप को अगर ग्राफ में प्लॉट करोगे ना तो वो ऐसा बढ़ता हुआ बनता है, जो मोर देन टाइप है ऐसा कम होता हुआ बनता है। और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, ये आपको देता है Q2 यानी मीडियन, ये मीडियन देता है आपको। तो लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, ये है लेस देन टाइप, ये है मोर देन टाइप। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट विल गिव यू द मीडियन या सेकेंड क्वार्टाइल या डिसाइल या परसेंटाइल, या आप बोल सकते हो पार्टीशन वैल्यू। सर ये पार्टीशन वैल्यू भी है, 4 पार्ट करें क्वार्टाइल, 10 पार्ट का मतलब डिसाइल, 100 पार्ट का मतलब परसेंटाइल, तो ये पार्टीशन वैल्यूज़ भी होते हैं। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल वर्ड जो है यहाँ भी मिलेंगे। अब
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑगिव से फाइंड करते हैं, उल्टा क्वेश्चन आएगा ऑगिव से क्या फाइंड करते हैं, मीडियन फाइंड करते हैं, है ना, ये ऑप्शन बता दिया। सर मीन किससे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए एक आती 2 बार एग्जाम में आया, बड़े ध्यान रखिएगा। मीन वी कैन नॉट फाइंड द मीन बाय एनी ग्राफिकल मेथड, हम किसी भी ग्राफिकल मेथड से मीन फाइंड नहीं कर सकते। मीन को आपको पूरे फॉर्मूला वगैरह लगा के ही बनाना पड़ेगा लॉजिकली। देखिए अब जो होते हैं ना ऑगिव कितने टाइप के होते हैं, मैंने बता दिया बात में 2 टाइप के होते हैं, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। इसके अलावा क्वेश्चन कुछ आते हैं कि भैया फ्रीक्वेंसी कर्व कितने टाइप होते हैं। जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल है ना उसको अगर ग्राफ में प्लॉट करोगे तो वाला देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ग्राफ में प्लॉट करोगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अलग चीज़ होती है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को ग्राफ में प्लॉट करोगे ना तो वो जो होता है 4 टाइप का बेसिकली 4 टाइप के शेप देते हैं। एक होता है बेल शेप कर्व, एक होता है यू शेप कर्व, ये होता है जे शेप कर्व और एक होता है मिक्स कर्व। तो इसका क्वेश्चन ऐसे ही आता है भाई, जैसे मैं बोलूँगा ये वाला है बेल शेप कर्व पहला, दूसरा है आपका यू शेप कर्व है, तीसरा आपका रहता है जे शेप कर्व रहता है ऐसा, और एक रहता है मिक्स कर्व, नाम ही से पता चल रहा है कुछ भी रहेगा ऐसा ऐसा। तो जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जैसे यू शेप कर्व का, कि भाई सुबह 9 बजे वाली ट्रेन में भीड़ सबसे ज़्यादा रहेगी, अगले वाली ट्रेन में कम रहेगी, फिर अगले वाली कम रहेगी, क्योंकि जो डेली अप डाउन करने वाले पैसेंजर हैं सबसे पहली ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, टाइम पे अपने ऑफिस कॉलेज पहुंचना चाहते हैं। तो सुबह वाली ट्रेन में भीड़ या बस में भीड़ सबसे ज़्यादा, उससे अगली वाली बस में कम, उससे अगली बस में कम। दोपहर होते तक भीड़ बहुत ही कम हो जाती है। जैसे जैसे शाम होने लगती है लोग वापस लौटना चालू करते हैं, और आखिरी गाड़ी में सबसे ज़्यादा भीड़ इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि आखिरी गाड़ी भैया छूट ना जाए, लोग आखिरी में फाइनली वहाँ पहुँचते हैं। तो ये एक लॉजिक हो सकता है जिसमें आप कह सकते हैं कि हाँ सर यू शेप कर बनेगा। ऐसे ही क्वेश्चन में कुछ स्टोरी बना के दी जाएगी या कुछ केस दिया जाएगा, बोलेगा इस केस में अगर इस केस का ग्राफ प्लॉट करें तो कौन सा कर्व बनेगा, तो आपको चूज़ करना रहेगा जे शेप, बेल शेप या क्या है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फंडा था, ध्यान रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात है, एक छोटा सा फॉर्मूला या फंडा होता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बार देखे गए हैं। एक रिलेशन है, देखो मैं लिख के दे रहा हूँ, रेंज इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इनटू क्लास लेंथ। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो रेंज मतलब जो पूरे डेटा का लार्जेस्ट वैल्यू है और स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इसका डिफरेंस। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितने बनेंगे, और एक है क्लास लेंथ। देखिए ये जो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल है ना, इसी का ख्याल रखना है। सपोज़ किसी क्वेश्चन में रेंज दे दिया गया है 50 है, ठीक है, हो सकता है पूरे लिस्ट का सबसे बड़ा डेटा 55 होगा और सबसे छोटा 5 होगा, तो रेंज क्या आएगा 50। अभी क्या होता है कि रेंज दे देगा आपको, बोलेगा नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकालो, और क्लास लेंथ दे देगा आपको 10। तो भैया ये तो बहुत आसान हुआ ना कि 10 को अगर 10 को डिवाइड करते हो 50/10 करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा, 50/10 करोगे तो 5 आ जाएगा। अगर आप कहेंगे सर इसको 9 दे दिया है तो ये 50/9 होगा, तो कितना हो जाएगा 50/9 नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, बोलो 5 9 5 जा 45, 5 बचेगा फिर से, तो 5.55 चलाएगा। तो ये आएगा आपका नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। तो 4 ऑप्शन में नंबर ऑफ क्लास इंटरवल ऐसा रहेगा, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल ऐसा रहेगा 4 ऑप्शन में। अब 4 ऑप्शन में नंबर ऑफ क्लास इंटरवल ऐसा रहेगा ना, तो आप आंसर 5.5 ऑप्शन में रहेगा तो भी टिक मत करना। आप ध्यान रखिए नंबर ऑफ क्लास इंटरवल हमेशा अगले डिजिट तक, अगले नंबर तक राउंड ऑफ करना है। 5.5 है तो आप क्या टिक करोगे आंसर में 6। सर अगर 5.1 होगा तो भी 6 टिक करना है। अगर 5.8 या 5.9 है तो भी 6 टिक करना है, मतलब हमेशा अगला डिजिट राउंड ऑफ करके आपको टिक करना है। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इसके बाद ये समझना है कि अगर अपन, हाँ इसके अलावा अगर नंबर ऑफ क्लास इंटरवल दे दिया है, क्लास लेंथ दे दिया और रेंज निकालना है, तो रेंज डेसिमल में आएगा तो जो आएगा वो टिक करना है। रेंज दे दिया है, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल दे दिया, क्लास लेंथ निकालना है, तो क्लास लेंथ भी जो आएगा वो टिक करना है। तो ओवरऑल क्या है
कि केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल जो है ना उसको राउंड ऑफ करके इंटीजर बनाना रहेगा, वो फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। और यहाँ पर वो फंडा बचपन का काम नहीं करेगा कि 0.5 से कम है तो पीछे राउंड ऑफ कर दो, 0.5 या उससे ज़्यादा है तो अगला राउंड ऑफ कर दो, नहीं। यहाँ इसमें ये ध्यान रखना है, इस बात को एकदम अलग से नोट कर लेना है कि ये 100% आपको बिल्कुल मान के चलो कि अगला ही राउंड ऑफ करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी आते हैं अगले फंडे पे। एक छोटी सी बात है और है कि जैसे हमारे पास कोई क्लास इंटरवल है, साथ में फ्रीक्वेंसी भी है, हालांकि यहाँ फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है, मैं जो बात समझा रहा हूँ वहाँ पर, लेकिन आपको लिख दिया, बना दिया कि चलो कुछ तो फ्रीक्वेंसी टेबल है। अगर क्लास इंटरवल आपका डिसकंटिन्यूस है, सपोज लिखा है 10 to 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, इस तरीके से मान लो क्लास इंटरवल बनाया गया है। तो जब भी डिसकंटिन्यूस सीरीज रहता है ना, तो आपको यहाँ पर CL वर्ड यूज़ करना है। CL का फुल फॉर्म क्लास लिमिट, क्या वर्ड यूज़ करना है? क्लास लिमिट। अब ये क्लास लिमिट दो टाइप का होता है, एक होता है LCL और एक होता है UCL। LCL मतलब होता है लोअर क्लास लिमिट और UCL होता है अपर क्लास लिमिट। तो लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट जो होते हैं ना, ये आपको कैसे पूछा जाएगा? कोई टेबल देगा, बोलेगा कि भाई इसका थर्ड क्लास इंटरवल का LCL बताओ, तो थर्ड क्लास इंटरवल का LCL है 30 लोअर। फोर्थ क्लास इंटरवल का UCL बताओ, तो ये फोर्थ क्लास इंटरवल है, उसका UCL ने अपर वैल्यू है 49, ये है बस। तो LCL UCL यही तो है और कुछ थोड़ी है। तो ये जो उस सामने सामने का नंबर है ना 10, 20, 30, 40, 50, ये LCL है लोअर क्लास, और 19, 29, 39, 49, 59 ये जो है ना अपर क्लास। अब अगर आपको यही टेबल दे दे और बोले कि भैया मेरे को क्लास लिमिट नहीं, मेरे को क्लास बाउंड्री बताओ, बोलेगा क्लास बाउंड्री। तो जब क्लास बाउंड्री वर्ड आया ना, जैसे ही बाउंड्री वर्ड आया ना, तो तुरंत आपको समझना है बच्चों कि इसको डिसकंटिन्यूस को कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है। हाँ, आपको एग्ज़ाम में कंटिन्यूस डायरेक्ट दे दिया है तो ठीक है, बट अगर क्लास बाउंड्री वर्ड आपको दिखा रहा तो समझ जाना कि क्लास बाउंड्री वर्ड तो आपको तभी मिलेगा जब आप LCB और UCB अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री की बात तभी होगी जब आपका डेटा कैसा हो, जब आपका डेटा डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूस में कन्वर्ट या तो आप करें या कन्वर्ट करके दिया गया हो, ठीक है। तो जब डिसकंटिन्यूस को कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से 19 जो है बन जाएगा 9.5 से 19.5 हो जाएगा, और 20 जो है वो बन जाएगा 19.5 से 29.5 हो जाएगा, फिर ये 29.5 से 39.5 हो जाएगा, यहाँ 39.5 से 49.5 हो जाएगा, एंड 49.5 से 59.5 हो जाएगा। और इस तरीके से आप समझ सकते हो, इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि जब हम डिसकंटिन्यूस को कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर लिए तो, और उसके बाद बोलेगा थर्ड क्लास इंटरवल का UCB बताओ, तो थर्ड क्लास इंटरवल तो ये है, अपर क्लास बाउंड्री ये है सर। तो आप देखिए, अगर आपको बोलता UCL तो 39 आता, क्लास लिमिट बोलता तो 39 आता, क्लास बाउंड्री है तो 39.5 आएगा। क्या दिख रहा है? अच्छा एक बात बताओ, 39 और 39.5 में ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यू कौन है? एक्सटर्नल बाहर का वैल्यू 39.5 है। तो जो 39.5 है ना, अपन उसको बोलेंगे क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री जो होता है ज़्यादा रेंज कवर करके देता है हमको कंपेरेटिवली क्लास लिमिट। याद रखना ये सेंटेंस, जितनी बातें बोल रहा हूँ सब एग्जाम में आया हुआ है, आ सकता है। तो आपको क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री नाम कब यूज़ करना है समझ में आ गया? क्लास बाउंड्री नाम तब यूज़ करना है जब कंटिन्यूस सीरीज़ है। कंटिन्यूस सीरीज़ नहीं दिया है तो आप उसको कंटिन्यूस बना लेंगे, और क्लास बाउंड्री दे दिया है, मतलब
डिसकंटिन्यूस सीरीज दे दिया है और बोलेगा कि क्लास लिमिट बताओ, तो उल्टा काम भी करना पड़ सकता है। क्लास बाउंड्री के लिए डिसकंटिन्यूस को कंटिन्यूस में कन्वर्ट करते हैं, क्लास लिमिट के लिए कंटिन्यूस को वापस डिसकंटिन्यूस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी देखते हैं कि अपन, हाँ एक चीज़ और है, बहुत ही सिंपल सी बात, आपको मीन पढ़ाते समय समझाया था मैं। डिसकंटिन्यूस सीरीज का मिड वैल्यू लो चाहे कंटिन्यूस सीरीज का मिड वैल्यू लो, मिड वैल्यू तो सेम आता है, अभी भी लेकर देख सकते हो आप। तो मिड वैल्यू जो होता है ना, मिड वैल्यू जो होता है ना, ये होता है UCL प्लस LCL डिवाइड बाई 2। आप बोलेंगे सर लेकिन मिड वैल्यू तो अभी आपने कहा उसके हिसाब से ये भी हो सकता है UCB प्लस LCB डिवाइड बाई 2। जी बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा LCL प्लस UCL बाई 2 करने से भी मिड वैल्यू आएगा और LCB प्लस UCB बाई 2 करने से भी मिड वैल्यू आएगा। तो LCL प्लस UCL बाई 2 करने से भी मिड वैल्यू आएगा, LCB प्लस UCB बाई 2 करने से भी मिड वैल्यू आएगा। अच्छा, मिड वैल्यू का एक और नाम होता है मिड पॉइंट। अरे सर ये क्या बता रहे हो, ये तो पता ही है। मिड वैल्यू का एक और नाम होता है क्लास मार्क। हाँ सर ये ठीक लगा पढ़ के एक बार, अब लाइन ये पढ़ा हुआ रहेगा तो एग्ज़ाम में तकलीफ नहीं होगी कि भाई क्लास मार्क क्या है, कुछ कन्फ्यूज़न, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये भी बना सकते हैं मिड वैल्यू। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं आपको 2 फॉर्मूले लिख के दे रहा हूँ बच्चों, एग्ज़ाम में ये ना मतलब हद आए हुए चीज़ें हैं, तो आपको मैं जितनी ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँ बता रहा हूँ। कि एक मिलता जुलता नाम थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं, इसके बारे में बता दूँ। एक होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और एक होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और एक होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है पता है? क्लास फ्रीक्वेंसी, मतलब किसी क्लास में फर्स्ट या सेकंड या थर्ड क्लास इंटरवल में जो फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। तो किसी भी क्लास की फ्रीक्वेंसी और उसके क्लास के लेंथ के रेशियो को फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बोलते हैं। सर एग्जाम में कई बार है कि भाई किसका किसका रेशियो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होता है, फलाने का और ढिकाने का, 4 ऑप्शन देगा। तो क्लास फ्रीक्वेंसी और क्लास लेंथ का रेशियो ये होता है फ्रीक्वेंसी। लेकिन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर? ये होता है क्लास फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रीक्वेंसी। तो क्लास फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से आपको समझना है क्लास फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या क्या चीज़ें होती। देखो आप इसमें खास बात है न्यूमरेटर देखो दोनों का सेम है, ये क्लास फ्रीक्वेंसी ये भी है, क्लास फ्रीक्वेंसी ये भी है, बट एक में क्लास लेंथ और एक में टोटल फ्रीक्वेंसी है। लापरवाही करके पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट जो रहते हैं ना, एग्जाम में यही चीज़ के लिए परेशान होते हैं, अरे किसमें क्या था डिनोमीटर में यार भूल गया मैं। समझो रटने वाली बात नहीं है, ये दोनों रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ऊपर भी फ्रीक्वेंसी नीचे भी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके जो क्वेश्चन आते हैं बच्चे लोग बोलना चाहिए कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सरल आते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको करके दे रहा हूँ और एक बात ध्यान रखिए, इस चैप्टर के लिए आपको एक सजेशन है मेरी। ICAI का जो स्टडी मटेरियल होता है, ICAI का जो स्टडी मटेरियल होता है उसमें जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 13, उसका ना चैप्टर के अंदर का आप कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, कम पढ़ो, आपकी इच्छा है। हालांकि मैं तो बोलता हूँ कि पढ़ भी लोगे तो कुछ अच्छी बातों को अंडरलाइन कर लो, नहीं तो आप चैप्टर के पीछे ना जितने भी क्वेश्चन दिए हैं अनसॉल्व्ड आपके एडिशनल क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन होंगे 100-150 जो भी होंगे, आप उसको एक एक नज़र मार के बस थोड़ा पढ़ लो। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है
कि वो थ्योरी क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के आईसीआई के स्टडी मटेरियल के पीछे से कोई क्वेश्चन को उठा के दे दिया जाता है। तो अगर आप ये बात समझ गए, है ना, छोटा मोटा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका आता है वो तो तुरंत ही बना लोगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन करके दे रहा हूँ, ऐसा टेबल देगा आपको क्वेश्चन में, जैसे लिखा है एक नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स और यहाँ लिखा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब नंबर ऑफ एक्सीडेंट किसी एरिया में 0 एक्सीडेंट 15 बार हुआ है, मतलब 15 दिन हो सकता है, इसका मीनिंग होगा कि 15 दिन ऐसे गुजरे हैं जब वहाँ उस एरिया में एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा। 19 डेज किसी साल में ऐसे गुजरे होंगे जब वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ होगा। 22, फिर लिखा है 31, फिर लिखा है 932। अब इसमें ढेर क्वेश्चन बना सकता है क्वेश्चन देने वाला, बोलेगा सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कितनी बार हुआ है, तो आप आंसर क्या टिक करोगे? 3। इसमें बोला है जैसे कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ केसेस व्हेन 3 और लेस एक्सीडेंट होगा, 3 या 3 से कम एक्सीडेंट कितनी बार हुआ है, तो क्या करोगे 3 से कम, मतलब ये पीछे का ये पूरा हिस्सा आप ऐड कर दोगे, 31 प्लस 22 प्लस 19 प्लस 15 करोगे। तो जब इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 87। तो 3 और लेस एक्सीडेंट, देखो 3 और लेस का मतलब 3 भी इंक्लूड है और या उससे कम इंक्लूड है 3 और लेस में, ठीक है। 3 और लेस एक्सीडेंट में ये सब आएगा। अब आपको बोलेगा कि जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है बहुत इस टाइप के, देखो बहुत सरल क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में सब आए हुए हैं, आईसीआई की बुक में है, तो ये मैं बस करा देता हूँ, आपको पहले भी बताया हूँ बट आपको एक याद दिला देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। जैसे एक टेबल देगा, बोलेगा इनकम है और यहाँ पर है नंबर ऑफ पर्सन्स, तो बोलेगा कि 500 से 999 रुपया इनकम वाले कितने लोग हैं, बोलेगा 1000 से 1499 तक वाले कितने हैं, 1500 से 1999 तक वाले कितने हैं, और फिर 2000 से 2499 तक वाले कितने हैं। और यहाँ आपको दिया है जैसे 15 है, 28 है, 36 है और 7 है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से डेटा देगा, बोलेगा कि अब आपको क्वेश्चन कितनी बना सकते हैं। जैसे बोल रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पर्सन अर्निंग मोर देन 1500, तो 1500 से ज़्यादा पाने वाले कितने पर्सन है, तो भैया 1500 से ज़्यादा पाने वाले मतलब ये दोनों आएंगे ना, 36 + 7 43 पर्सन्स। कभी कभी पूछेगा 1500 से ज़्यादा पाने वाले व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पर्सन अर्निंग मोर देन 1500, तो परसेंटेज ऑफ पर्सन मतलब भाई टोटल पर्सन जितने हैं उसमें ये लोग कितने हैं, तो टोटल अगर देखा जाए ना तो मेरे को लगता है 86 है, और 1500 से ज़्यादा इनकम पाने वाले कितने लोग हैं, 43। तो अगर देखा जाए तो 43 जो है वो 86 का क्या है, आधा है, तो 50% ऐसे ही हो गया कैलकुलेट। वैसे परसेंटेज निकालने आप सबको आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही सरल वाले पूछे जाते हैं, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। और जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन है, एक टेबल देगा आपको, बोलेगा कि भाई सपोज़ किसी क्लास की स्टोरी बनाई कि कुछ बच्चे हैं, उनके कुछ मार्क्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ दिया है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि बिलो 10 मतलब 10 से कम नंबर पाने वाले कितने हैं, है ना, बिलो 38, क्या लिखा, बिलो 20 भाई, बिलो 20, फिर आए बिलो 30, बिलो 40,
और बिलो 50, इस तरीके से एक टेबल बना दिया गया है। अब इसमें लिखा है कि 10 से कम पाने वाले कितने लोग हैं, तो यहाँ 15 आएगा, यहाँ पर 38 आएगा, यहाँ पर आएगा 65, यहाँ पर आएगा 84, ये आएगा 100। ठीक है। अब इसमें लिखा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट द मार्क्स मोर देन 30, बोला 30 से ज़्यादा पाने वाले कितने लोग बताइए। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट द मार्क्स मोर देन 30 बोला है ना, तो पहले तो आप ऐसा सीन समझो कि भाई 50 से कम पाने वाले क्लास में जितने भी स्टूडेंट है खड़े हो जाओ, मैंने बोला। तो ये बिलो 50 वाले लाइन को बोल रहा हूँ ना मैं, कि 50 से कम पाने वाले कितने लोग खड़े हो जाओ। तो कितने लोग खड़े हो गए बताओ, 100 लोग खड़े हो गए। अब इससे को सारे लोग 100 जो है, सारे 100 जो है 50 से कम लाए हैं। अब 50 से कम में तो 45 भी हो सकता है ना, 40 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है। अब मैंने बोला कि 30 से कम वाले जो है ना बैठ जाओ, 30 से कम वाले बैठ जाओ। अब जैसे ही मैंने बोला 30 से कम वाले बैठ जाओ, मतलब ये बैठ गए, इधर समझ जाओ, इतने लोग बैठ गए, ये पूरे इतने बैठ गए। तो ये बैठ गए, तो इसमें क्या तीनों को माइनस करोगे क्या, यही तो समझना है। मेन इतना धीरे में क्यों समझा रहा हूँ कि 65, देखो गोला तो मैंने 65 पे लगाया ना, तो 65 में 38 भी और 15 भी सब सारे इंक्लूड है। 100 में से 65 बैठ गए। भाई बिलो 30 के अंदर बिलो 20 भी तो आता है, बिलो 10 भी तो आता है। बिलो 30 बोल दिया मतलब 30 से कम, 30 से कम में तो सब आ गए ना, 20 से कम, 10 से कम भी आ गए। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को 50 से कम वाले कितने खड़े हो जाओ, तो 100 लोग खड़े हुए थे। 30 से कम वाले बैठ जाओ या चले जाओ बाहर, तो 100 में से 65 बाहर चले गए। तो 100 में से अगर 65 बाहर चले गए तो बचे कितने, 35। ये आंसर है। इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एक इम्पॉर्टेंट बात है, थ्योरेटिकल पार्ट है, कि जब हम कोई टेबल बनाते हैं तो किसी बुक में भाई 10, 15, 20 टेबल हो सकते हैं भाई, डेटा है ना भाई पूरे बुक में। आप कोई एक ही चैप्टर में 10-15 टेबल हो सकते हैं। आप कोई टीचर बोलेगा कि भैया टेबल निकालो वो वाला फलाने चैप्टर का, तो बोले चैप्टर तो समझ में आ गया सर, पर टेबल कौन सा। तो बोलेंगे नहीं देखो बताओ, पढ़ने पलटो। तो भाई टेबल, एक काम करें ना, बुक बनाने वाला अगर ऊपर क्या डाल दे, टेबल नंबर, है ना भाई। पूरा चैप्टर में मान लो 6 टेबल है तो लिख दे टेबल नंबर 1, टेबल नंबर। तो टीचर फटाक से स्टूडेंट को बोल सकता है टेबल नंबर 3 निकालो, टेबल नंबर 4 निकालो, ऐसा। तो टेबल नंबर और टाइटल, जो ऊपर टेबल किस चीज़ का है वो जो लिखा होता है ना, ये पार्ट जो होता है ना, इसको हेडिंग बोलते हैं। मेन हेडिंग है टेबल का, टेबल का मेन हेडिंग। और अब जब टेबल बनाना चालू करते हैं ना, तो टेबल बनाना जब चालू करते हैं तो यहाँ पर ना कुछ हेडिंग और बनाए जाते हैं। यहाँ जो हेडिंग बनाए जाते हैं ना, ये कॉलम वर्टिकल डेटा, वर्टिकली जो डेटा है ना उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको बताने के लिए जो ऊपर हेडिंग बनाया जाता है ना, तो ये जो सब हेडिंग है टेबल का, ये जो सब हेडिंग है, बोल सकता हूँ मैं, सब हेडिंग वर्ड यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो ये जो सब हेडिंग है ना, ये वाला जो वर्टिकल डेटा या कॉलम डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल के अंदर बनाया जाता है ऊपर, इसको बोलते हैं कैप्शन। क्या बोलते हैं, कैप्शन। और ये मेन हेडिंग है का टाइटल या टेबल नंबर जो भी रहेगा। और आपने देखा होगा कई बार टेबल में लेफ़्ट साइड भी कुछ हेडिंग रहता है, यहाँ पर कुछ हेडिंग रहता है। यहाँ जो हेडिंग रहता है ना, वो टेबल के रो वाइज डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए रहता है। यहाँ जो हेडिंग रहता है ना, ये टेबल के ऐसे रो वाइज डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो रो वाइज डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लेफ्ट साइड में, हमेशा लेफ्ट साइड में बनता है, जो हेडिंग बनाया जाता है, सब हेडिंग, इसको बोलते हैं स्टब। तो कैप्शन और स्टब में फ़र्क क्या समझ में आया। कैप्शन जो है वो भी एक सब हेडिंग है, टेबल के टॉप में रहता है, सब हेडिंग है बोल सकते हो, जो वर्टिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। और स्टब जो होता है वो टेबल के लेफ्ट साइड में रहता है, वो रो वाइज डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। अच्छा, पूरे टेबल में जितने डेटा अपन भरते हैं, पूरे टेबल में अपन जितने डेटा भरते हैं, यहाँ पर ये पूरा जो टेबल में अपन डेटा कंटेंट भर दिए, ये जो टेबल में अपन डेटा भरते हैं ना, इसको बोलते हैं, ये पूरा जो डेटा है ना, इसको बोलते हैं टेबल का बॉडी। क्या बोलते हैं अपन, बॉडी। और अब अगर ये प्राइमरी डेटा है
तो नीचे नोट मेंशन किया जाएगा कि ये टेबल फलानी प्लेस पे, इस जगह पे, इस ईयर में, वाया दिस, थ्रू दिस ये कलेक्ट किया गया था। ये इस टाइप की कुछ इन्फॉर्मेशन रहेंगे कि डेटा कहाँ से लिया गया है, कौन से देश का है, कहाँ कब का है। और अगर ये सेकेंडरी डेटा है तो भी मेंशन करना पड़ेगा कि ये डेटा फलाने फलाने www.falana.com से लिया गया है, या फलाने राइटर के बुक से लिया गया है, या ये है वो। तो इसको जो नीचे इस टेबल के बारे में जो आखिरी इन्फॉर्मेशन रहती है उसको बोलते हैं फुट नोट। ऑब्वियसली नीचे है तो फुट नोट। तो किसी टेबल में मेनली कितने पार्ट्स होते हैं, कितने कंटेंट होते हैं अगर पूछेगा तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि किसी टेबल के मेनली कितने पार्ट्स होते हैं, तो आप बोलोगे 5 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला बोलो टेबल नंबर या टाइटल, दूसरा बोलो कैप्शन, तीसरा बताओ स्टब, चौथा बोलो बॉडी, पांचवा बोलो फुटनोट। तो किसी टेबल के मेनली 5 पार्ट होते हैं, टेबल नंबर, कैप्शन, स्टब और फुटनोट, बॉडी। ठीक, तो ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन। मैं एक आध क्वेश्चन और आप लोगों को कुछ करा देता हूँ, कुछ अच्छा सा सिंपल सा, लेकिन एग्ज़ाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है बच्चे लोग। देखो ये एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है और मैं आपको बता भी दूँ, ये जून 2014 में आया था। अब देखो यहाँ क्या लिखा है कि देयर वर 200 एम्प्लॉयज़ इन एन ऑफिस। टोटल कितने एम्प्लॉई हैं बताइए? टोटल है आपके पास 200 एम्प्लॉई, इन विच 150 आर मैरिड। तो 150 जो है वो मैरिड है। तो अगर 150 मैरिड एम्प्लॉई हैं तो कॉमन सेंस की बात हुई ना कि अगर 150 मैरिड एम्प्लॉई है तो कॉमन सेंस की बात हुई ना कि 50 जो है वो कैसे हैं, अनमैरिड है। ठीक, अब ये 50 अनमैरिड हैं। अब इसमें लिखा है कि टोटल मेल एम्प्लॉय 160, तो टोटल जो मेल एम्प्लॉय है ना वो 160 है। तो कॉमन सेंस लगाओ, टोटल फीमेल एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे? फीमेल एम्प्लॉय जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 40, है ना भाई, 200 में से अगर हिसाब लगाए तो देखो कुछ क्वेश्चन जो मैं जो दिया है वो भी लिख रहा हूँ और कुछ उसका हम कंक्लूड कर पा रहे हैं जो बात, वो भी लिख रहा हूँ। अभी लिख रहा है कि टोटल मेल एम्प्लॉय वर 160 ऑफ विच 120 वर मैरिड, इसमें से 120 मैरिड है। तो कॉमन सेंस लगाओ, इसमें से कितने अनमैरिड हुए? 40 अनमैरिड हुए। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फीमेल अनमैरिड। तो फीमेल अनमैरिड अपने को चाहिए यहाँ पर, फीमेल अनमैरिड। तो फीमेल अनमैरिड कैसे निकालेंगे? देखो या तो यहीं से कॉमन सेंस से आप निकाल सकते हो, और या तो एक प्रॉपर टेबल बना के भी बना सकते हो रफ में, उसमें भी टाइम नहीं लगता है। कॉमन सेंस तो यहाँ लगाने वाले आप सब में से सब लगा ही डाले होंगे जितना है यहीं से। पर अगर मैं एज अ टीचर बहुत सिस्टमेटिक समझाने की कोशिश करूँ तो मैं इसको इस तरीके से समझा सकता हूँ आपको कि भाई 2 कैटेगरी के लोग हैं। अब यहाँ 2 कैटेगरी के लोग हैं, उसमें से एक मेल है और बताओ कुछ कैटेगरी एक फीमेल है, तो ये टोटल हो जाएगा। अब जो मेल फीमेल है उसमें भी 2 कैटेगरी है भाई, मैरिड और एक है अनमैरिड। तो ये मैरिड और अनमैरिड का हिसाब करना है और यहाँ पर फिर से आ जाएगा टोटल। तो भाई टोटल तो कहीं से भी करो, है तो टोटल 200 लोग। अब एक एक डेटा अपन समझते हैं, ये टोटल 200 वाला पार्ट मैंने लिख दिया। अब टोटल 150 मैरिड है तो 50 अनमैरिड है, ये भी लिख देता हूँ। मैरिड है 150 तो टोटल अनमैरिड है 50, ये देखो ये 2 लाइन भी मैंने लिख दिया। मेल है 160 तो फीमेल है 40, ये भी लिख देता हूँ। देखो मेल है 160 तो फीमेल है 40, ये भी लिख दिया मैंने टोटल। अब बीच के डब्बे भरने हैं हमको। इसमें लिखा है मेल 120 मैरिड है, मेल मैरिड कितने हैं 120। अब बचे हुए डब्बे दिमाग लगा के भर जाएंगे, सीधी सी बात है। मेल 120 मैरिड है तो 40 अनमैरिड है, दिख रहा है ये 40 अनमैरिड है, तो 40 अनमैरिड यहाँ आ गए। अब इधर लिखते हैं अपन बचे हुए डब्बे कैसे, 150 में से अगर हम 120 माइनस कर दें तो 30 बचेगा, और इस 50 में से अगर 40 माइनस कर दें तो 10 बचेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि पूरे डब्बे भर गए। अब आपको क्वेश्चन में जो पूछा था वो पहुंच जाएंगे अपन वहाँ तक। क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितने फीमेल अनमैरिड, तो कितने फीमेल अनमैरिड बोलेगा तो देखो फीमेल अनमैरिड कितने लोग, बोलो 10 लोग। ये इस तरीके से आप आंसर ला सकते हो।
इवन इस अब पूरा लिस्ट हमारे पास है, पूरा टेबल हमारे पास है, तो आप समझ सकते हो कि अगर कुछ भी बोलेगा कितने मेल अनमैरिड, कितने फीमेल मैरिड, कुछ भी पूछे बन जाएगा। देखो तो ये एक क्वेश्चन है, वैरायटी है, ऐसे क्वेश्चन और भी एक दो ज़्यादा नहीं, 2-3 आए हुए हैं और ये आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो बहुत सरल सा आपको पूरा मैंने ये पूरा करवा दिया बच्चों। और आप ध्यान रखिएगा कि आपको ICAI का स्टडी मटेरियल का पूरा थ्योरी क्वेश्चन एज वेल एज PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चन का एटलीस्ट पूरा थ्योरी क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कुछ रेयर 2-4 क्वेश्चन आपको एबनॉर्मल टाइप मिलेंगे, उस 2-4 एबनॉर्मल क्वेश्चन के नाम से दिमाग में इतना हुआ मत बिठा लेना कि बहुत टफ है ये चैप्टर की, ऐसा वैसा। आप सोचें 95% से ज़्यादा क्वेश्चन एकदम ही आसान है। 2-4-5% किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, कुछ तो एबनॉर्मल रहेगा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।